नमस्ते दोस्तों। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेकंड यूनिट रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी मस्त होंगे, आनंद में होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, इस चैप्टर में जैसा कि नाम खुद हमको क्लियर कर रहा है, हम यहाँ पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी पार्टनर्स के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, प्लस अलग अलग सिचुएशंस में उनके पास क्या अधिकार होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती है, कैसे उनको बिहेव करना होता है, कैसे उनको एक्ट करना होता है। एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के सामने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक पार्टनर की सारे पार्टनर्स के सामने यानी पूरी फर्म के सामने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स और फिर अलग अलग वाइज हम बात करने, यानी फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। बेसिकली हम राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे इनिशियली। तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर में हम लोग यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे। एक बात क्लियर कर ले, जब हम बात करते हैं कि एक पार्टनर की बाकी पार्टनर्स के लिए क्या ड्यूटी बनती है, उसका मतलब एक पार्टनर की फर्म के अगेंस्ट में क्या ड्यूटी बनती है। तो सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली मिला के क्या बोलते हैं, फर्म। जब बोलते हैं एक पार्टनर का बाकी सारे पार्टनर के सामने क्या राइट्स है, तो इसका मतलब टेक्निकली हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टनर का फर्म के अगेंस्ट में क्या राइट है। देखिए, जनरल ड्यूटीज की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल बातें यार। देखो, एक पार्टनर की क्या ड्यूटी होती है, डेलीगेंटली अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना, यानी पूरी ईमानदारी के साथ। आपका स्किल इतना है या आपका स्किल इतना है, जो भी आपका लेवल ऑफ स्किल है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपका स्किल है वो 100% आपको फर्म को देना पड़ेगा। मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे गुड फेथ के साथ, जितने आप में मेहनत है, मतलब स्किल है, उस 100% स्किल को यूज करते हुए आपको फर्म के लिए काम करना है। हमेशा फर्म के इंटरेस्ट में, फर्म के हित में काम करना। हाँ ठीक है, आप अच्छा करने जाओ, कभी बुरा हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आई एम वर्किंग फॉर द फर्म, फर्म के अच्छे के लिए काम कर। ये हमारा बेसिक ड्यूटी बनता है। हमारे कारण अगर फर्म को कोई नुकसान हो जाए, क्लियर करना, हमारे कारण एक तो अनजाने में हो जाए, हमारे कारण दूसरा जानबूझ कर। मैं यहाँ अनजाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जानबूझ। मतलब कैसे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि यू आर गोइंग टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर द फर्म। आप फर्म के लिए रॉ मटेरियल परचेज करोगे, ये आपकी ड्यूटी है साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए सप्लायर्स को बोला कि 5% कमीशन दे दो, आपका मटेरियल हम परचेज कर लें। भाई मेरे को पर्सनल 5% कमीशन दो, मेरे पास पावर है परचेज करने की, 5% मेरा, आपका माल पास हो जाएगा साहब, हम परचेज कर लेंगे। आपने 5% के चक्कर में घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उस घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, उस घटिया क्वालिटी के रॉ मटेरियल के कारण जो फिनिश गुड्स बना, जो प्रोडक्ट बना, वो भी एकदम डैमेज, एकदम घटिया बना, और वो डैमेज माल को खरीदने को तैयार नहीं है, फर्म को नुकसान हो गया। फर्म को लॉस किस कारण से हुआ, आपके कारण। अनजाने में कि जानबूझ के, जानबूझ के आपने फ्रॉड किया, आपने कपट किया है, आप धोखेबाज हो। मतलब उस पार्टनर के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो उस पार्टनर ने धोखा किया, गलती की, तो पार्टनर क्या होगा, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो भी लॉस हुआ उसकी इंडैम्निफाई कराई जाएगी, यानी उसका भरपाई कराई जाएगी उस पार्टनर से जिसने फ्रॉड किया है। एक बार देख लेते हैं बेसिक पॉइंट्स। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जिससे सबका भला हो, खुद का भला नहीं, सबका मतलब पार्टनर्स का, सारे पार्टनर्स का भला हो, यानी फर्म का भला हो, उसके लिए आपको काम करना है। टू बी जस्ट, जस्टिफिएबल होना चाहिए, मतलब आप जो भी काम करो विथ रीजन, विथ लॉजिक काम करो, आपका काम बिल्कुल जस्टिफिएबल होना चाहिए। एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन, यानी जो बुक ऑफ अकाउंट्स आप बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करो, जो भी खर्चा लगा, जो भी इनकम हुई, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तरीके से सारे पार्टनर के सामने रखो। और अकाउंट्स के अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई भी एक इवेंट हो रहा है, गवर्नमेंट कोई लॉ चेंज करने वाली है, कुछ भी नया होने वाला है जिसका इम्पैक्ट फर्म पे आने वाला है, फर्म के बिजनेस पे आने वाला है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सारे पार्टनर्स को, अगर पार्टनर कोई मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड।
यानी अगर आपके लक्षणों से, आपकी गलती से फर्म को कोई नुकसान हो जाए, एवरी पार्टनर शैल इंडemnify द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंडक्ट में आपने जो फ्रॉड किया, जो धोखा किया, जो कपट किया, उस कारण से फर्म को लॉस हुआ है, तो आप पूरा का पूरा बियर करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। राइट्स एंड ड्यूटीज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज डिसाइड होता है। यानी लॉ में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे हुए हैं वो जनरल है। जनरल मतलब इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज ने उस रेलेवेंस से कुछ बात नहीं बोली, तो ये राइट्स एंड ड्यूटी लगेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन होना है, तो हर पार्टनर के पास राइट है, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी एबीसी अगर 3 पार्टनर है और किसी डी का एंट्री होने वाला है, सपोज ए ने बोला यार डी इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, बहुत कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, ये बंदा अगर हमारी फर्म में आ जाए तो मजा आ जाएगा। यानी ब्लैंक पेज ले ही लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी। ए बी सी अभी पार्टनर है, डी अभी आउटसाइडर है। ए ने प्रपोज किया कि डी को भी फर्म में ले लिया जाए। क्लियर है? अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसे होता है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसे होता है? कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है सबकी कंसेंट लेकर ही नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। इसका मतलब ये निकलता है, एक राइट बनता है पार्टनर्स को। क्या राइट बनता है? राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी बी के पास एक राइट है कि वो नए पार्टनर के एडमिशन को स्टॉप कर सकता है। मतलब कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए, बी मना कर दे तो मतलब बी की एंट्री नहीं हो सकती है। सी के पास भी राइट है टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये राइट कहाँ लिखा हुआ है? लॉ में। लॉ में लिखा हुआ है कि सबकी कंसेंट से आएगा, सबकी कंसेंट से आएगा तो ऑटोमेटिकली राइट मिल गया कि भैया मैं मना कर दूंगा तो नहीं आएगा। लेकिन मान लो जब एबीसी की फर्म बनी और इन्होंने अपना एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया मिस्टर ए हैव राइट टू एंटर एनी न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर को एंटर करने का अधिकार है। किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एंटर कर सकता है, ऐसा अधिकार किसके पास है? ए के पास है। यानी इसका मतलब जो लॉ में जनरल बात लिखी है वो गई भाड़ में। कहने का मतलब ये है कि लॉ में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी है वो बेसिकली जनरल है। इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्ररी, तो जो पार्टीज के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज उन्होंने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड किए हैं, वो राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। यहाँ 2 बातें हमको बेसिकली ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक बातें हैं। पहली बात, दैट एग्रीमेंट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर, वापस चेंज किया जा सकता है, वो भी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी पहले हमने ए को अधिकार दिया था कि मिस्टर ए हैव एक्सक्लूसिव राइट, किसी को भी चाहे एंटर कर सकता है। बाद में इनको लगा कि नहीं यार, हम ए के ऊपर जितना ट्रस्ट कर रहे थे, मतलब ए की योग्यता पर हम जितना विश्वास कर रहे थे कि यार एक बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड, ईमानदार तो है, ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं, लेकिन हम जितनी योग्यता मान रहे थे उतनी नहीं है। ए अकेला अगर किसी नए पार्टनर को एंटर करेगा तो शायद ए गलती भी कर ले। तो आपने ए को बुलाया और बैठाया और बोला कि नहीं साहब पहले आपको वो राइट दिया था, बट अब बी और सी बोलते हम सहमत नहीं है, नए पार्टनर का एडमिशन तो हम कंसेंट ऑफ ऑल से ही करेंगे। इन्हें बोला अरे यार मेरे को तो राइट दिया था आपने। बोले देख लिया यार, अगर कंटिन्यू करना है बिजनेस तो ऐसा ही होगा, अदरवाइज तो हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इन्हें कहा चलो ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल से हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में जो राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड की गई थी एग्रीमेंट में, आपने वो एग्रीमेंट चेंज कर दिया, यू कैन चेंज, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। दूसरा पॉइंट,
कुछ कंपल्सरी राइट्स होते हैं, कंपल्सरी राइट्स होते हैं, जो कंपल्सरी राइट्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कंपल्सरी राइट्स में अगर मैं बात करूं, कंपल्सरी राइट्स में अगर मैं बात करूं तो राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, इट इज कंपल्सरी राइट। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इज कंपल्सरी राइट, ये कंपल्सरी राइट है। आप अगर डीड में डिसाइड कर लो कि ए बी सी में से, ए बी और सी में से ए और बी को तो प्रॉफिट मिलेगा, सी को फिक्स सैलरी मिलेगी, फिक्स पेमेंट मिलेगा, तो इसका मतलब सी पार्टनर नहीं, क्योंकि लॉन की डेफिनेशन है बेसिकली लिखा है कि भैया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, तो वो कंपलसरी है। तो जो राइट्स कंपलसरी है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, ना आप पार्टनरशिप बनाते समय चेंज कर सकते हो, ना फर्म बनने के बाद कभी चेंज कर सकते हो। और बाकी कोई भी अगर राइट्स एंड ड्यूटीज आपने डिसाइड किया है उसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कुछ डिसाइड नहीं किया तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज लॉ में लिखे हुए वो लगेंगे। अगर आपने डिसाइड किया है तो जो आपने डिसाइड किया वो चलेगा, और जो आपने डिसाइड किया उसको आप समय के साथ साथ बदल सकते हो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के साथ। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप के राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या बोलता है ये, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स से आप डिसाइड कर सकते हो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के जो प्रोविजन है, जो इस एक्ट में जो बात लिखी है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। यानी इस एक्ट में जिस चीज़ के लिए कंपल्शन कर दिया, जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपल्शन कर दिया, तो उसमें तो आप कोई इफ बट कर ही नहीं सकते। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। वो तो हमने पहले ही बोला, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड जो होता है, पार्टनर्स का एग्रीमेंट जो होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो जब एग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड है तो ऑब्वियसली उस एग्रीमेंट में जो पार्टनर्स ने अपने लिए म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड की है पार्टनर्स ने, वो भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वैलिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वैरी कर सकता है, चेंज कर सकता है सारे पार्टनर की कंसेंट के साथ इन फ्यूचर। फिर एक बात आती है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। छोटी सी बात समझना, कोई भी पार्टनर कंटिन्यूइंग बिजनेस के समय अपनी फर्म का कंपटीशन वाला बिजनेस नहीं कर सकता। यानी मान लो हम 3 टीचर्स ने मिलकर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मैं उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, लॉ पढ़ा रहा हूँ, एफएम पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, कोई टीचर अकाउंट्स पढ़ा रहा है। अब मैं इंस्टीट्यूट के बाहर कहीं कंपटीशन में, देखो सपोज मेरा इंस्टीट्यूट एक्स सिटी में है और मैं वाई सिटी में जाके पढ़ा रहा हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत दूरी है, यहाँ का बच्चा यहाँ नहीं आता, तो मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ अपनी फर्म के साथ, तब कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और जाके पढ़ा, वो ठीक है। लेकिन मैं एक्स सिटी में रहता हूँ और उसी सिटी में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे या अपनी पर्सनल बैचेस में मैं अगर अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप गलत कर रहे हैं। लॉ क्या कहता है कि वाइल यू आर पार्टनर यू कांट परफॉर्म एनी कंपीटिंग बिजनेस, आप कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, उसका कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहे हो। फिर तो हमने बोला कि पार्टनर्स को बिल्कुल डेलीगेंटली, बिल्कुल ईमानदारी के साथ फर्म के लिए काम करना है, और आप उसी फर्म का कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आपकी ईमानदारी और आपका डेलीगेंस तो गया भाड़ में, आप नहीं कर सकते हो सर। लॉ कहता है कि आप वो तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए एग्रीमेंट होने की जरूरत नहीं हो तो कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट हो जाए कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, तो भी वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। यानी यार चलिए अब देखने की, समझने की कोशिश करें। ए बी सी, सी कॉम्पिटिंग बिजनेस करना चाहता है, लॉ ने ही मना कर दिया नहीं कर सकता,
यानी जनरल ड्यूटी है पार्टनर। अब कोशिश करना समझने। लॉ कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में, एबीसी के बीच में ये डिसाइड होता है कि नो अदर बिजनेस, कॉम्पिटिंग नहीं, नो अदर बिजनेस, कोई भी दूसरा बिजनेस पार्टनर्स नहीं कर सकते हैं, तो भी ये वैलिड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा सर। अगर पार्टनर से आपस में डिसाइड किया कि पार्टनर पूरा समय, पूरा अपना टैलेंट, अपना पूरा स्किल इसी बिजनेस को देगा, थोड़ा वो बिजनेस करेगा, तो हमारे बिजनेस में फिर उतनी एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? तो कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, तो भाई उसके लिए भी हम रोक सकते हैं। अब यहाँ कंपीटिंग बिजनेस अदर बिजनेस के लिए रोका जा सकता है, कंपीटिंग बिजनेस तो लॉ क्लियरली मना करता, कर ही नहीं सकता। अब वापस एबीसी तीनों टीचर्स हैं, तीनों टीचर्स ने जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो सी ने पहले ही कहा कि देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चलता है, मैं मॉर्निंग में वहाँ क्लासेस लेता हूँ और मॉर्निंग में वहीं लूँगा। हाँ, वी आर पार्टनर्स, में इवनिंग में आपके साथ पढ़ा लूँगा, मॉर्निंग में एक बैच आपके अपने मतलब फर्म में ले लूँगा, पार्टनरशिप फर्म में। यानी सी ने क्लियर कर दिया कि मैं मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग पूरा फर्म के लिए पढ़ाऊँगा, लेकिन जो मेरे पर्सनल बैच मॉर्निंग के चलते हैं उनको मैं टच नहीं करूँगा, मतलब उनको मैं छेड़ूंगा नहीं, उनमें मैं कोई चेंजेस नहीं लेके आऊँगा, उनको मैं एज इट इज़ कंटिन्यू करूँगा। यानी सी टेक्निकली शर्त क्या रख रहा है कि मैं कॉम्पिटिंग बिजनेस करूँगा, क्लियर कह रहा साहब, मैं कॉम्पिटिंग बिजनेस करूँगा। और सारे पार्टनर्स ने इस बात को सहमति करके सी को एडमिट किया है, यानी सी कॉम्पिटिंग बिजनेस का। तो वन कैन, वापस वही बात हो गई ना, बात वही, लॉजिक वही, सेम टू सेम। जो लॉ में लिखा है उसमें एक दो बातों को छोड़ दे, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह, बाकी कंपलसरी नहीं है। पार्टीज बिटवीन एग्रीमेंट से उस टर्म को चेंज कर सकती है। लॉ में क्या लिखा, कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, इन्होंने टर्म चेंज कर दी, कर सकते हैं। क्लियर करना, कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए आफ्टर रिटायरमेंट भी रोका जा सकता है, यानी कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए आफ्टर रिटायरमेंट भी रोका जा सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट कैसे? जैसे हमने जब पार्टनरशिप डीड बनाई, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, तो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो जाने के 3 साल बाद भी वो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, जाने के 3 साल बाद भी वो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको रोका जा सकता। क्लियर है? बिजनेस चलते समय कोई भी बिजनेस करने से रोका जा सकता है क्या? हाँ, रोका तो जा सकता है। कॉम्पिटिंग बिजनेस जनरली नहीं कर सकता, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी हो तो कर सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट कॉम्पिटिंग बिजनेस जनरली कर सकता है, लेकिन आप ऐसा एग्रीमेंट बना सकते हो कि इस स्पेसिफिक टेन्योर तक कॉम्पिटिंग बिजनेस पार्टनर नहीं कर पाएगा, इस स्पेसिफिक एरिया में नहीं कर पाएगा, तो वो ठीक है, वो एग्रीमेंट चलेगा, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाले पॉइंट्स में हमारे सामने 4 बातें हैं, 4 में से कुछ तो पुरानी है, कुछ नहीं है। 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। वैसे राइट्स हैं, पर थोड़ा सा ड्यूटी वाला लिहाज भी बीच में, एक लहजा ड्यूटी वाला भी आ जाएगा, हमको ऐसा लगेगा ड्यूटी की बात भी चल रही है, और कुछ राइट्स का डिस्कशन भी होगा यहाँ। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हर पार्टनर को उतना ही अधिकार है जितना दूसरे पार्टनर। यानी फर्म में जाके बैठना, सेल परचेज का ध्यान रखना, क्या स्टॉक आ रहा है, क्या बिक रहा है, कैसे हो रहा है, सारे काम को देख रेख करना, ये अधिकार हर पार्टनर के पास है। वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाते हैं। पार्टनर्स बोल सकते हैं कि ए बी सी में से ए और बी ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सी नहीं करेगा, तो सी स्लीपिंग पार्टनर हो गया, डॉर्मेंट पार्टनर हो गया। हमने पढ़ा ना, जो पार्टिसिपेट नहीं करता स्लीपिंग पार्टनर है। लेकिन if there is no agreement between the partners, then each and every partner have equal right to take participate the management of the firm। यानी जो मैनेजमेंट करने का जो पावर है वो जनरली को एक्सटेंसिव है, मतलब सभी का एक साथ है, एक बराबर है, एक जैसा है। उसके बाद सेकंड, एवरी पार्ट, ये 4 पॉइंट जो ABCD लिखे हैं ना, इन्हीं से निकालकर नीचे एनालिसिस में इसने 3-4 पॉइंट, 3-1 पॉइंट राइट्स के लिख दिए, राइट्स टाइप बना दिया, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट बना दिया फर्स्ट पॉइंट। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डेलीगेंटली हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब ये राइट नहीं है, ड्यूटी है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जितनी आपका स्किल है, जितना नॉलेज है, उसको आप
100% पूरी ईमानदारी के साथ फर्म के लिए यूज़ करोगे, यानी जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके लिए यूज़ करोगे। ये ड्यूटी है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला पार्टनर का राइट था जो हमने यहाँ लिख दिया था। तीसरा पॉइंट वापस राइट है। एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, यानी अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस की बात है तो मेजॉरिटी, हर पार्टनर उसमें अपना ओपिनियन रखेगा और जो भी बात होगी वो मेजॉरिटी से डिसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने की बात है, चेंज हो रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। इसमें राइट है, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड किस तरीके से है वो अपन देखते हैं। चलिए, पार्टनरशिप में कोई भी नया इशू आया, कोई भी नया मुद्दा आया, तो अब सबसे पहली बात, ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कंसल्टेड। ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कंसल्टेड, सभी पार्टनर्स को पूछा जाना पड़ेगा, यानी सभी पार्टनर्स को पहले पूरी बात बताई जाएगी, फिर उनसे बोलेंगे कि तुम्हारा क्या विचार है, तुमको क्या लगता है। दूसरा, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस डील है, ऑर्डिनरी बिजनेस की बात है, तो वहां पे डिसीजन होगा मेजॉरिटी से। जैसे फर्म अभी तक मिस्टर एक्स को गुड्स बेचती थी, मिस्टर एक्स के बारे में सुना कि यार हो सकता है पार्टी थोड़ी सी भी कमजोर चल रही, शायद पेमेंट्स कर पाए नहीं कर पाए। ए ने कहा नहीं नहीं एक्स को बेचते हैं, बी ने कहा नहीं मिस्टर एक्स को हम गुड सेल नहीं करेंगे, अभी इसका मार्केट में र्यूमर खराब चल रहा है कि ये बिजनेस बंद कर सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है। अब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट, ए कह रहा नहीं गुड्स बेचना चाहिए, बी कह रहा नहीं ऐसे बिजनेस थोड़ी होगा, ऐसे डूब जाएगा पैसा। 5 पार्टनर थे, ए बी सी डी ई का, सब चलो बैठो पांचों पार्टनर को बात बताई, ए और बी ने अपनी अपनी बात सी डी ई को भी बताई और बोला बताओ तुम्हारा क्या विचार है। 5 में से 3 जिस तरफ हो जाएंगे, 3 ने बोल दिया एक्स को गुड्स बेच सकते हो बेच दो, 3 ने बोल दिया नहीं बेचना है तो नहीं बेच सकते हो। यानी ऑर्डिनरी बिजनेस की कोई बात है तो मेजोरिटी के साथ निर्णय ले लिया जाएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस की बात है तो मेजोरिटी के साथ निर्णय ले लिया जाएगा। अगर 4 पार्टनर होते तो भी मेजोरिटी 3 होती, और 5 पार्टनर है तो भी मेजोरिटी 3 है। मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50%। चलिए, अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने वाला पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने वाला पॉइंट, अभी आप बिजनेस कर रहे हो एक्स कमोडिटी में, ए ने कहा कि यार एक्स कमोडिटी में इतना फ्यूचर नहीं मिल रहा, हम बिजनेस चेंज करके वाई का कर लें। अभी हमारा ऑफिस है जयपुर में, हमने कहा एक ब्रांच ऑफिस हम सूरत में और खोल लेते हैं, उससे हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। यानी आप फिक्स एसेट्स परचेज करने की बात कर रहे हो, आप बिजनेस लाइन चेंज करने की बात कर रहे हो, बिजनेस प्रोडक्ट चेंज करने की बात कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ चेंज कर रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, तो यहाँ आपको सभी पार्टनर से पूछना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम कंसेंट ऑफ ऑल चाहिएगा, सभी की सहमति चाहिएगी। यूनिमियस कंसेंट जो होता है वो चाहिएगा, सभी की कंसेंट चाहिएगी, अदरवाइज आप उस काम में आगे नहीं कर सकते। यानी हर पार्टनर के पास एक अधिकार है कि उससे पूछा तो जाए, उससे कंसल्ट लिया जाए। और कंसल्ट पे हमने वापस यही कहा था कि मेजोरिटी में होगा तो भी चल जाएगा ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए। हाँ, वापस मेजोरिटी में भी इन गुड फेथ, ए बी सी डी ई, ए की बी से लड़ाई हो गई, ए की बी से लड़ाई हो गई। अब ए क्या जानबूझ के बी के हर काम में उंगली करता, हर काम में बी को परेशान करता, और इसने सी डी ई को भी अपने साथ मिला लिया, बोला अरे ये वो काम को कभी बुलाई, दारू वारू पिलाई, मिठाई बुलाई। फिर कोई बात आती बी की उंगली करता, बोलता रहे सबसे पूछ ले, सबसे पूछता, बाकी सब एक तरफ हो जाते, बी बेचारा अकेला हो जाता। क्यों? क्योंकि उंगली करनी, दैट वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, दैट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ उंगली। तो लॉ कहता ये तरीका सही नहीं। यहाँ पे फिर कोर्ट में केस जा सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हो सकता है कोर्ट बोल दे वाइंड अप करो, हमारी बनी नहीं रही तो वाइंड अप करो, माइट बी पॉसिबल, वाइंड अप भी ऑर्डर किया जा सकता है। क्लियर है? तो ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी पार्टी से चल जाएगा, और मेजोरिटी रूल अप्लाई नहीं होगा अगर चेंज हो रहा है नेचर ऑफ द बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट, every partner has a right to have access to and to inspect and copy any book of accounts.
हमने लाइबिलिटी में क्या पढ़ा था कि ट्रू एंड फेयर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए और हर पार्टनर को वो चीज़ें हमको बतानी चाहिए कि हमने क्या बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा है, क्या सेल हुई, क्या परचेज हुई, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सभी के सामने जाना चाहिए। अब ये कह रहा है, वहाँ हमने बोला ड्यूटी और यहाँ हम कह रहे राइट है कि हर पार्टनर के पास एक राइट है कि वो बुक ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है कि भैया ये क्यों, ये कैसे, ये क्या, और उनकी कॉपी भी डिमांड कर सकता है। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी इन गुड फेथ, however be exercised in bona fide। bona fide मतलब in good faith with good intention। मान लो ए बी सी पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, दोनों फर्म का कॉम्पिटिंग बिजनेस है, ये फर्म का और ये फर्म का कॉम्पिटिंग बिजनेस है। एक्स और वाई दे आर इन कंटिन्यूस टच विथ सी, वो सी के कंटिन्यूस टच में है कि तू वहाँ छोड़, हमारे साथ आ जा, तुझे हम ज़्यादा शेयर देंगे, ज़्यादा ये देंगे, वो देंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े माहौल बनाना, बातें बनाना, उसको अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश चल रही है। और सी मन बना चुका है कि अब मुझे एक्स और वाई के साथ जाना है। अभी सोचा जाने से पहले एक बार देख तो लूँ कि ए बी हमारा बिजनेस कैसे चला रहे थे, क्या क्या पार्टी से माल खरीद रहे थे, कैसे बेच रहे थे, क्या रेट में माल खरीदा, क्या बेचा, क्या डिस्काउंट है, क्या सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता हूँ। सी ने कहा मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है, ए एंड बी डिनाइड कि तुझे नहीं दिखाएंगे। कोर्ट में जाएंगे, अगर कोर्ट में बात प्रूव हो जाए कि सी तो फर्म छोड़ के जाना चाहता है, एक्स और वाई के साथ कॉम्पिटिंग फर्म से मिलना चाहता है और इंटरनल इंफॉर्मेशन सारी लीक करना चाहता है, सारी लेके जाना चाहता है दूसरी फर्म के फायदे के लिए, यानी इसके बुक ऑफ अकाउंट्स को देखने का उद्देश्य गुड फेथ नहीं है, बैड फेथ है, ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ देख रहा है, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ नहीं देख रहा है। तो कोर्ट वहां बोल सकता है कि नहीं भैया, आपको बुक ऑफ अकाउंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, कुछ सिंपल बातें हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा वापस, कॉन्ट्ररी प्रोविजन हो सकता है, पार्टनर्स डिसाइड कर ले आपस में कि तुझे 5,000 मुझे 10,000 सैलरी मिलेगी तो मिलेगी, जनरल नहीं मिलेगी। इफ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न, वापस वही बात, कॉन्ट्ररी हो सकता है कि इक्वल नहीं होगा, 2:1 होगा, 3:1 होगा, जो भी रेशियो होगा वो होगा। एंड शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म, अगेन अगर कोई डील नहीं है तो इक्वल, और डील अगर है तो लॉसेस किस में जाते हैं, लॉसेस किस में जाते हैं, जिस रेशियो में आपने डिसाइड किया है उस रेशियो में। इवन हर व्यक्ति लॉस शेयर करे ये भी जरूरी नहीं है, क्लियर है। प्रॉफिट्स के लिए कुछ नहीं बोला तो पीएसआर, प्रॉफिट्स के लिए बोला 2:1, लॉस के लिए कुछ नहीं बोला तो लॉस किस में जाएगा, पीएसआर में। प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट इक्वली हो जाएगा, मतलब पीएसआर इक्वल हो जाएगा, और लॉस के लिए कुछ नहीं बोला तो लॉस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें जाएगा। और अगर ये बोल दिया कि लॉसेस एक पार्टनर बियर करेगा, दो नहीं करेंगे, दो करेंगे, तीसरा नहीं करेगा, तो जैसा हो गया वैसा बोल सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए सारी कैलकुलेशन। वापस क्लियर करता हूँ, बेसिक पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कोई डीड में तो ये बातें मानी जाएगी। वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट्स इंटरेस्ट मिलना है, भैया कैपिटल पे 9%, 10% जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रॉफिट्स होंगे तो मिलेगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट्स में से ही इंटरेस्ट मिलता है। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं तो उस इंटरेस्ट के रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, मतलब कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। ए पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी एडवांस दिया है उसने फर्म को, यानी भाई 2 लाख की कैपिटल लगानी, 2 लाख की लगा दी, उसके बाद ही फर्म को जरूरत पड़ गई तो उसने 50,000 रुपये और दे दिए, किसी फर्म के बिहाफ पर किसी को पेमेंट दे दिया, फर्म को लोन दे दिया, यानी फर्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने लोन दिया। तो फर्म के बिहाफ पर किसी को पेमेंट किया तो इनडायरेक्ट लोन है, और फर्म को दिया तो डायरेक्ट लोन है। इस केस में उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन 6% कब मिलेगा, देयर इज नो कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट देन। एग्रीमेंट है कि 12% मिलेगा, एडवांसेस पर तो मिलेगा, लोन फ्रॉम या एडवांसेस फ्रॉम पार्टनर्स। The firm shall indemnify partner in respect of payments made, liabilities incurred by him। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करता है, ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट होता है, एक प्रूडेंट पर्सन की तरह बिहेव करता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में बिहेव करता है, और उसमें उसको खुद को नुकसान हो जाता है, तो इन दैट केस वो लॉस वो फर्म से लेगा। जैसे मान लो एक पार्टनर मॉर्निंग में 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकला, और उसने देखा कि उसकी फर्म के जस्ट पास वाली बिल्डिंग में तो आग लगी है भयंकर वाली। उसने अपने दोनों पार्टनर को फोन लगाया, स्विच ऑफ, सो रहे होंगे 5 बजे, स्विच ऑफ।
हाथों हाथ उसने एक ट्रक वाले को फ़ोन लगाया, 10 लेबर को बुलाया, सारा स्टॉक खाली करा के ट्रक में भरवा के दूसरे गोडाउन में पहुंचाया। सारी मेहनत करी उसने, आधे घंटे में सारा काम निपटाया। भाई आग जस्ट पास वाली बिल्डिंग में लग चुकी है, भयंकर वाली आग, तो 5-10 मिनट में इधर भी पकड़ लेगी, हमारी हमारी पूरी शॉप जल जाएगी। उसने संभाला। अब इस सारे काम में उसकी जेब से 20,000 रुपये लग गए। भाई ट्रक को बुलाया, एम्प्लॉयज को मतलब कुछ लेबर वगैरह बुलाए, तो उसके 20,000 रुपये जेब से लग गए। ये 20,000 कौन बियर करेगा? फर्म उस पार्टनर को रियम्बर्स करेगी, वापस पे करेगी। यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी वो काम करे, जैसे मान लो क्रेडिटर मिल गया, बोले साहब आपका पेमेंट ड्यू है, पेमेंट करना है, फर्म का आपका पेमेंट ड्यू है साहब। पार्टनर ने कहा यार फर्म दे देगी, बोले यार भाई साहब आप दे दो, ड्यू तो हो ही गया था कल, आप पेमेंट तो करना ही है, क्यों गुडविल खराब करते हो, अपनी पेमेंट कर दो। क्रेडिटर ने बहुत सही बात बोली ना, जब ड्यू हो चुका है फर्म का पेमेंट तो फर्म कर दे पेमेंट। पार्टनर ने अपनी जेब से पेमेंट कर दिया, बोले ये लो अभी तो आप रखो, आपका ड्यू हो चुका है पेमेंट, ये पेमेंट पकड़ो। तो जो पेमेंट ड्यू हो चुका है उसका पेमेंट करना फर्म की लायबिलिटी है कि नहीं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, फर्म की लायबिलिटी, उस फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने अपनी पॉकेट से किया, तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर किससे लेगा? फर्म से लेगा। और अगर वो कैपिटल से एक्सेस है तो शायद उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। If partner shall indemnify the firm for any loss incurred, उसकी लापरवाही से, उसकी गलती से, उसकी चीटिंग से, उसके फ्रॉड से अगर फर्म को कोई भी नुकसान होता है तो इसका मतलब उसके लिए पार्टनर जिम्मेदार होगा और उसकी जेब से भरा जाएगा पैसा। वो हमने कहा था ना भाई, 5% कमीशन के चक्कर में गुड्स खरीद लेता है या लापरवाही करता है, रात को शॉप मंगल करके गया, शटर को लॉक करके नहीं गया, ऐसे खुला छोड़ के चला गया, लाइटें वगैरह चालू छोड़ के चला गया, तो उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तू मूर्ख आदमी है, तू क्या करके गया, शटर खुला छोड़ के गया, लाइटें चालू, चोर तो आके चोरी करके जाएगा अंदर, इसके लिए कौन जिम्मेदार? विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के लापरवाही करी उसने, एकदम उसको कहते कह रहे तो भी हाँ 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 सुन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर पार्टनर की गलती से फर्म को नुकसान हुआ, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। जो पॉइंट्स हमने ऊपर देखे उनको हमने यहाँ राइट्स की तरह लिखा है। राइट टू रेम्यूनरेशन नहीं होता है, ये नेगेटिव राइट है, हमने ऊपर ही अंदर कंटेंट भी लिखा हुआ और हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेगेटिव राइट है, इन जनरल नहीं मिलेगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट वही इक्वली होगा, और प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बोला है तो, और लॉस के लिए कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट के रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नेगेटिव है, मतलब जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होकर मिलना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्यूनरेशन दोनों में समझ लेना, नेगेटिव है, जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो मिलेगा। जिस बिजनेस में आप हो ये उसका कस्टम है, ये ट्रेडिशन है कि इस बिजनेस में कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता ही है तो मिलेगा। और इम्प्लाइड एग्रीमेंट है कि शुरुआत से, पहले महीने से, पहले साल से ही पार्टनर्स आपस में सैलरी देते आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन की जो हम बात कर रहे थे वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इन जनरल 6% पे मिलेगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर फर्म के कारण कोई लॉस हुआ है तो राइट टू बी इंडेमनीफाइड होगा। और राइट टू इंडेमनीफाई फर्म ये टेक्निकली ड्यूटी ऑफ पार्टनर है, ये पार्टनर की ड्यूटी में आएगा, ड्यूटी ऑफ पार्टनर। अगर आपसे कभी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाए राइट्स एंड ड्यूटीज़ कुछ लिखने के लिए, तो आप इस पॉइंट को ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर में, राइट्स में नहीं लिखोगे। चलिए दोस्तों, आज हमने बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो डिस्कस कर लिए। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज़, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और आएंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।